गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज मैं आपको बताऊंगा गर्भाधान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक होते हैं जो गर्भाधान को प्रभावित करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हीट का पता लगाना, कि हीट का पता कैसे लगाते हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पशु को हीट का जल्दी पता लग सके, कि पशु को हीट का जल्दी पता लग सके कि वो हीट में है या नहीं है। तो प्राय गाय 10 से 18 घंटे, गाय की जो हीट का समय है वो प्राय 10 से 18 घंटे तथा भैंस का 14 से 24 घंटे तक ही हीट में रहती है। गाय कितने घंटे रहती है? 10 से 18 घंटे, और भैंस 14 से 24 घंटे तक ही हीट में रहती है। इसीलिए इस दौरान पशुपालक का ध्यान यदि इस ओर नहीं जाता है, इस टाइम पे पशुपालक का ध्यान पशु की तरफ नहीं जाता है कि वो हीट में आया है या नहीं आया, और देरी हो जाती है तो भी एआई सही समय पर नहीं हो पाएगी। तो उस टाइम पे एआई सही समय पर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस टाइम पे पशुपालक को क्या पता कि वो पहले एक तो हीट से पहले एआई करवा दी हो या हीट से बाद में करवा दी हो। तो उस टाइम पे पशुपालक को कुछ पता नहीं रहता और वांछित नतीजे नहीं मिल पाएंगे, जो अच्छे नतीजे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। पशुपालक को गाय भैंस के हीट के लक्षणों को बारे में अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए, कि उनके लक्षण होते हैं। जो पशु हीट में आता है उस टाइम पे वो लक्षण आते हैं, बार बार रमाती है, बार बार यूरिन करती है, खूंटे के चारों तरफ घूमती है, उन चीजों का इसको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि एक वो माउंटिंग भी करती है, किसी दूसरे जानवर पे वो बैल की भांति चढ़ती है। तो इन चीजों का, इन व्यवहारों का इस पर ध्यान रखना चाहिए। एनिमल के व्यवहार साथ बाहरी जनन अंगों के बदलाव की भी जानकारी रखनी चाहिए। जो बाहरी जननांग होते हैं उनमें बदलाव भी आता है, म्यूकस डिस्चार्ज भी आता है, उन चीजों की ध्यान रखनी चाहिए। भारतीय परिस्थितियों में अधिकतर गाय सुबह से दोपहर तक हीट में आती है। तो भारतीय में जो गाय होती है भारतीय परिस्थितियों में वो सुबह से दोपहर तक हीट में आती है, तथा भैंस आधी रात से सुबह तक हीट में आती है। भैंस कब आती है? आधी रात से सुबह तक हीट में आती है। और ये तो आपने अक्सर देखा होगा कि ज्यादातर भैंस रात से सुबह तक हीट में आती है। सुबह जल्दी हीट में आने वाले एनिमल्स में ओवुलेशन देरी से होता है। जो सुबह एनिमल्स हीट में आता है उसमें ओवुलेशन देरी से होता है, अंडोत्सर्ग देरी से होता है, जबकि दोपहर बाद हीट में आने वाले में ओवुलेशन जल्दी होता है। जो दोपहर बाद हीट में आती है जानवर उसमें अंडोत्सर्ग जल्दी हो जाता है, और सुबह जो हीट में आएगी उसमें ओवुलेशन देरी से होगा। तो अब देखते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान का समय क्या समय है। एक कृत्रिम गर्भाधान का किस टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी चाहिए, एआई करनी चाहिए, तो वो देखते हैं। हीट के दौरान यदि सही समय पर एआई की जांच हो तो गर्भाधान होने की संभावना अधिक रहती है। तो हीट के दौरान सही समय पर एआई की जांच की जाए और गर्भाधान होने की संभावना अधिक रहती है। और जिस टाइम पे हीट है उस टाइम पे हाथ डाल के एआई कर दे, उससे पहले एक बार हाथ डाल के देख लो कि पशु हीट में है या नहीं है। उन चीजों की जरूरी रखनी चाहिए। हीट की 3 अवस्थाएं होती है। हीट की 3 अवस्था होती है, वो कौन कौन सी है? ईयरली हीट, एंड जल्दी हीट, मिड हीट और लेट हीट। इनकी 3 अवस्थाएं होती है। तो विशेषज्ञों का अनुसार एआई के लिए मिड हीट सबसे सही होती है। कौन सी हीट सही होती है? मिड हीट। कभी भी एआई करो तो मिड हीट में एआई करनी चाहिए। हीट शुरू होने के बाद 12 से 18 घंटे वाला समय मिड हीट का होता है। जिस टाइम से हीट शुरू हुई है, देखिए सुबह से हुई है, तो उससे लगा लो 12 से 18 घंटे तक का समय एआई के लिए अच्छा है। मिड हीट का टाइम है वो, और वो उचित माना जाता है। इससे प्रेग्नेंट होने की संभावना अधिक रहती है। इस टाइम पे अगर एआई करेंगे 12 से 18 घंटे के बीच में, तो उस टाइम पे प्रेग्नेंट होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। इस दौरान गाय भैंस भी एआई के लिए कोऑपरेट करती है।
जो गाय भैंस होती है उस टाइम पे यही करते हैं, उसके उस टाइम पे वो भी ऑपरेट करती है। मोटे तौर पर सुबह एआई या शाम को ही करनी चाहिए। एआई कभी दिन में नहीं करनी चाहिए ज्यादातर, लेकिन लोग करवा देते हैं, नहीं मानते, लेकिन सुबह या शाम को एआई करनी चाहिए। यदि गाय भैंस सुबह या दोपहर से पहले हीट में आती है तो उसी दिन शाम को तथा दोपहर या शाम को हीट में आने वाली गाय भैंस में अगले दिन सुबह एआई करनी चाहिए। इसलिए आज सुबह या दोपहर तक हीट में आई है तो आज शाम को कर दो, अगर शाम को या दोपहर बाद या शाम को आई है उसके अगले दिन सुबह करनी चाहिए एआई। मिड हीट के दौरान गाय भैंस गर्भाधान के लिए पूरी तैयार रहती है। जिस टाइम पे मिड हीट रहती है ना, 12 से 18 घंटे का समय रहता है, उस टाइम पे पशु पूरी तरह तैयार रहती है एआई के लिए। इस दौरान गाय भैंस दूसरे पशुओं पर चढ़ती है, तथा दूसरे पशुओं को अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति देती है। इस अवस्था में गाय भैंस के पुट्ठों पर हाथ की थपकी मारने या वल्वर लिप्स को छूने पर पूंछ उठाकर शांत स्वीकृति की अवस्था में खड़ी हो जाती है। कितना व्यवहार बदल रहा है इस टाइम पे, किस टाइम पे? मिड हीट के समय, 12 से 18 घंटे के समय, उस टाइम पे उसके पुट्ठों पे तो थप्पी मारेंगे तो उसकी पूंछ को ऊंची उठा के वो एक जगह शांत स्वीकृति में खड़ी रह जाएगी। इस दौरान वल्वा तथा वल्वर लिप्स को छूने पर तथा रेक्टम में हल्के से हाथ डालने पर कोऑपरेट करती है। वल्वर लिप्स होते हैं, रेक्टम में हाथ डालते हैं, उस टाइम पे वो कोऑपरेट करती है। और इसी समय सर्विक्स का मुंह है, ओस भी पूरी तरह खुल जाता है। इस टाइम पे 12 से 18 घंटे के समय पर सर्विक्स का जो ओस का मुंह है वो पूरी तरह से खुल जाता है। और वेजाइना में म्यूकस से रास्ता चिकना हो जाता है। जो वेजाइना होती है, जो उसमें म्यूकस आता है, उससे रास्ता चिकना हो जाता है, और जिससे एआई गन भी आसानी से अंदर चली जाती है और एआई गन उसमें आसानी से पास हो जाती है। किससे होता है? वो म्यूकस से चिकनी रहती है, इसलिए एआई गन उसमें अंदर आसानी से पास हो जाती है। मिड हीट में इन्फेक्शन की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है, यानी जो इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है वो मिड हीट में बहुत कम रहती है, क्योंकि इस दौरान गर्भावस्था के एंटीबॉडी लेवल में बढ़ोतरी हो जाती है। जो एंटीबॉडी होती है उस टाइम पे बढ़ोतरी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण अंदर के जेनाइटल ऑर्गन से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसकी वजह से जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। साथ ही बैक्टीरिया को मारने वाले न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी बढ़ जाती है। जो उसके साथ साथ ही जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने की संख्या बढ़ जाती है, जिससे इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है। उस टाइम पे इन्फेक्शन बिल्कुल कम होता है। मिड हीट के समय वेजाइना तथा वेजाइना तथा गर्भाधान की संभावना बढ़ती है। इस समय में सर्विक्स से निकलने वाले म्यूकस में फ्रक्टोज, जो वो म्यूकस आता है, चिकना पदार्थ आता है, उसमें क्या क्या आता है? फ्रक्टोज, गलैक्टोज, एमिनो एसिड्स, सियालिक एसिड्स मौजूद होते हैं। ये पदार्थ इसमें के निकलते हैं जो स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म को पोषण प्रदान करते हैं और म्यूकस को अधिक पतला हो जाता है, और इससे म्यूकस अधिक पतला हो जाता है जिससे स्पर्म तेजी से आगे बढ़ सकता है। क्या कितना कामयाबी है म्यूकस? स्पर्म को पोषण प्रदान कर रहा है, म्यूकस अधिक पतला हो जाता है, स्पर्म तेजी से आगे बढ़ जाती है इससे, और इसमें फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एमिनो एसिड्स या सियालिक एसिड्स मौजूद होते हैं। अब देखते हैं कि इसमें गाय में एआई का समय हीट शुरू होने के 10 से 18 घंटे के बीच तथा भैंसों में 12 से 20 घंटे तक ही बेहतर रहता है। कभी भी एआई करो तो गायों में तो 10 से 18 घंटे और भैंसों में 12 से 20 घंटे तक के अंदर ही एआई कर देनी चाहिए। इससे ऊपर नहीं करने चाहिए, ना इससे पहले। तो एआई पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, नहीं अच्छे लक्षण नहीं मिलेंगे उससे। जिन एनिमल्स में हीट के लक्षण स्पष्ट नहीं हो तो या हीट अगले 12 घंटे तक रहे, दोबारा एआई कर लेनी चाहिए। यानी हीट के पूरी तरह से लक्षण नहीं मिले तो अगर पशु हीट में रहता तो उसके 12 घंटे तक एआई कर देनी चाहिए दोबारा से।
यदि दोबारा एआई करने के बाद भी हीट लंबी चले तो तीसरी बार एआई करने की बजाय गाय भैंस की किसी रोग के विशेषज्ञ की पूरी तरह जांच कर लेनी चाहिए। फिर भी हीट लंबी रह रही है, उस टाइम पे एआई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो विशेषज्ञ होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उससे इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। प्राय ऐसा हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण। बिना जानकारी अंधाधुंध ढंग से पशु को हार्मोन्स इंजेक्शन देना क्रूरता है। यानी कि हार्मोन्स इंजेक्शन देते हैं बिगर नॉलेज के, वो बहुत क्रूरता है। हो सकता है उससे ज्यादा इन्फेक्शन पशु को हो जाए, ज्यादा बीमारी पशु को बढ़ जाए, तो उसे नॉलेज के अनुसार पशु चिकित्सक के नॉलेज के अनुसार उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए। इससे उसके अंदरूनी विकार पैदा हो सकते हैं। अगर अपने हिसाब से अनाप इंजेक्शन मारेंगे, हार्मोन इंजेक्शन मारेंगे, तो उससे अंदरूनी विकार पैदा हो जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या पशु में दोबारा भी एआई करनी चाहिए या नहीं, वो देखते हैं। एक ही हीट पीरियड में दोबारा एआई की जानी चाहिए या नहीं, अक्सर यह सवाल बार बार पूछा जाता है। दरअसल एक हेल्दी गाय भैंस जिसमें सही समय पर नॉर्मल हीट आई है, ऐसे एनिमल्स में दोबारा एआई नहीं करनी चाहिए। वे एनिमल्स जिनमें हीट का समय औसत समय से अधिक हो, यानी सही समय पर एक बार एआई करने के बाद में भी हीट के नॉर्मल लक्षण प्रकट करते हैं, तो उसमें दोबारा एआई करनी चाहिए। यानी एक बार एआई कर दी और फिर भी उसमें वही लक्षण मिल रहे, तो उसमें एक बार एआई कर देनी चाहिए। अब देखते हैं कि हीट की 3 अवस्थाएं होती है, तो कौन कौन सी अवस्थाएं है और उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, वो देखते हैं। हीट की 3 अवस्थाएं हैं। पहली है ईयरली हीट, शुरुआती हीट, मिड हीट, मध्य हीट और लेट हीट यानी देरी हीट। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, वो देखते हैं। ईयरली हीट में सबसे पहले क्या लक्षण आते हैं कि पीरियड 0 से 8 घंटे तक का होता है। उसका जो टाइम होता है वो 0 से 8 घंटे का रहता है। और मध्य हीट में 12 से 18 घंटे का रहता है। और लेट हीट में 18 से 24 घंटे का रहता है। अब देखते हैं कि शुरुआती हीट में क्या क्या लक्षण है। व्यवहार में उत्तेजना व बेचैनी, मध्य हीट में व्यवहार में उत्तेजना, बेचैनी व उत्तेजना से बुल के समागम की प्रबल इच्छा। और लेट हीट में बेचैनी, उत्तेजन नहीं, बिल्कुल सामान्य व्यवहार। शुरुआती हीट साथ की गायों भैंसों में अलग रहने की इच्छा, जो झुंड रहता है उनका, उनसे अलग रहने की इच्छा रहती है। मध्य हीट में गाय भैंस के झुंड के साथ रहने की इच्छा। और देर हीट में सामान्य व्यवहार। शुरुआती हीट में भूख कम लगना, चारा पानी में कम रुचि। मध्य हीट में आहार लेना छोड़ देती है, बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती है या बहुत कम खाती है। देर हीट में भूख सामान्य है। तो ईयरली हीट नॉर्मल रूप से कभी कभी रंबाना। मध्य हीट में तेज है, बार बार बेचैनी के साथ रंबाना। और देर हीट में सामान्य रंबाना। ईयरली हीट में दूसरे पशुओं में रुचि व चाटना। मध्य हीट में दूसरी गाय भैंस बुल के प्रति काफी आकर्षित उन्हें चाटती है। और देर हीट में सामान्य व्यवहार। ईयरली हीट दूसरी गाय पर चढ़ती है लेकिन दूसरों को स्वयं पर चढ़ने की अनुमति नहीं देती। मध्य हीट दूसरी गाय भैंस बुल पर चढ़ती है तथा स्वयं पर भी चढ़ने की अनुमति देती है। और देर हीट में सामान्य लक्षण। अब देखते हैं कि ईयरली हीट में वल्वा और वल्वर लिप्स पर सूजन। मध्य हीट वल्वर लिप्स पर ज्यादा सूजन, वहां झुर्रियां अलग अलग लगभग खत्म हो जाती है। और देर हीट में सामान्य स्थिति, वापस झुर्रियां दिखाई देती है। और ईयरली हीट वेजाइनल म्यूकस डिस्चार्ज पतला, पारदर्शी, कम मात्रा और रस्सी की तरह। मध्य हीट वेजाइनल म्यूकस डिस्चार्ज गाढ़ा, अधिक मात्रा, चिकना, कांच की तरह पारदर्शी, रस्सी की तरह लटका हुआ। और देर हीट में वेजाइनल डिस्चार्ज सामान्य, बहुत कम मात्रा में। ऐसे लक्षण इन्हें देखने को
मिलता है। अब देखते हैं कि एयरली हीट में इस सर्विक्स का बाहरी मुआ यानी ओस खुलने लगता है। और मध्य हीट यूट्राइन हॉर्न में टोन बहुत अधिक घुमावदार, ओस पूरी तरह खुला, और लेदेर हीट में यूट्राइन हॉर्न में बहुत हल्की टोन और ओस लगभग बंद होती है। ये लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। कब मिलता है? ये हीट के समय। कि अब देखते हैं कि भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान। भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं? भारत में भैंसों की पालतू किस्म बोस बोवेलिस को पाला जाता है। भारत के अलावा पाकिस्तान, चीन, साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्हें खूब पाला जाता है। इनके अलावा कम संख्या में मिस्र, इराक, टर्की, इटली, बुल्गारिया तथा ग्रीस में भी इन्हें पाली जाती है। गाय भारत में भैंस डेयरी उद्योग का एक प्रमुख अंग है। डेयरी उद्योग एक प्रमुख अंग है। भारत में भैंसों की संख्या लगभग 70 मिलियन है। कितनी मिलियन है? 70 मिलियन। और इनकी कौन कौन सी नस्ल होती है भारत में? मुर्रा, महसाना, सूरती, पंडरपुरी, जाफराबादी, नीली रावी और नागपुरी प्रमुख है। अब देखते हैं कि बफेलो बुल का व्यवहार कैसा होता है इनमें भैंसों में। कि बफेलो बुल का व्यवहार कैसा होता है? बफेलो बुल 2 से 3 साल की उम्र पर सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है। जो बफेलो बुल है वो 2 से 3 साल की उम्र पर सेक्सुअल मैच्योर हो जाता है, लेकिन सर्विक्स देना शुरू कर देता है और सर्विक्स देना भी शुरू कर देता है। हालांकि 1 साल की उम्र पर स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद भैंस पर माउंटिंग करने लगता है। अब 2 साल की उम्र होती है, उसके बाद में वो माउंटिंग करने लग जाता है। साधारणतः एक बफेलो बुल का सीमन उतनी तेजी से फोर्स के साथ बाहर नहीं आता जितना काऊ बुल में आता है। साधारण एक बफेलो बुल का सीमन इतनी तेजी से बाहर नहीं आता जैसे काऊ बुल का होता है, सांड का होता है। बफेलो बुल में 12 से 15 साल की उम्र तक सेक्सुअल डिजायर बनी रहती है। तो बफेलो बुल होता है उसमें 12 से 15 साल तक की उम्र में सेक्सुअल डिजायर बनी रहती है, लेकिन 6-7 साल की उम्र के बाद सेक्सुअल पोटेंसी उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर 7 साल की उम्र के बाद में सेक्सुअल पोटेंसी बढ़ती है और उससे धीरे धीरे कम हो जाती है। एक बुल से साल में 80 से 100 नेचुरल सर्विक्स ली जा सकती है। एक बुल से 80 से 100 नेचुरल सर्विक्स ली जा सकती है और साल के किसी भी सीजन में सेक्सुअल डिजायर एक सी बनी रहती है। चाहे कोई सा भी सीजन हो, कोई सा भी मौसम हो, तो उसमें भी पशु की बुल की एक ही सेक्सुअल डिजायर बनी रहती है। ये नहीं कि उसमें अलग अलग हो जाएगी, नहीं, एक ही सेक्सुअल डिजायर उसमें बनी रहती है। अब देखते हैं कि एक ही बुल से सप्ताह में एक बार ही सीमन लेने की क्वालिटी, सीमन लेने पर सीमन की क्वालिटी सप्ताह में 3 बार लेने से बेहतर होती है। एक तो यानी एक बार लेते हैं और एक सप्ताह में 3 बार लेते हैं। उसमें फायदा कौन सी में? ओनली एक बार की में, क्योंकि इसमें सीमन की क्वालिटी बहुत अच्छी पाई जाती है। मुर्रा बुल से सप्ताह में 2 बार नेचुरल सर्विक्स ली जा सकती है। जो मुर्रा नस्ल का बुल होता है, बफेलो होता है, बफेलो बुल, उसमें नेचुरल 1-2 बार सर्विक्स ली जा सकती है। लेकिन गर्मियों में यानी जून से अगस्त में बुल काफी सुस्त हो जाते हैं। जो गर्मियों का मौसम होता है जून से अगस्त तक, बुल सुस्त हो जाते हैं और सप्ताह में 2 बार बढ़िया सर्विक्स नहीं दे पाते, और सप्ताह में 2 बार बढ़िया सर्विक्स नहीं दे पाते। वो बफेलो बुल सर्दी और गर्मी के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। अब देखते हैं कि बफेलो सीमन, भैंसा का सीमन। बफेलो बुल से छोटी आर्टिफिशियल वेजाइना 20 से 30 सेंटीमीटर में पूरी तरह से किया जा सकता है। गर्मी के प्रति ये बहुत संवेदनशील होते हैं।
इसलिए एवी में टेम्परेचर प्रेशर युक्त होना चाहिए। 75% बफेलो बुल का सीमन का रंग दूधिया सफेद होता है। 75% बफेलो बुल का सीमन का रंग कैसे होता है? दूधिया सफेद। तथा 15% बुल के सीमन का रंग क्रीम जैसा होता है। 15% क्रीम जैसा, 75% सफेद दूधिया सफेद। अब देखिए, मुर्रा बुल का एक बार में लगभग तीन बार सीमन निकालता है तथा अधिकतम मात्रा में 3 ml सीमन निकालता है तथा अधिकतम मात्रा में 8 ml कलेक्ट की गई है। अधिकतम मात्रा में 8 ml कलेक्ट की गई है। इसकी मात्रा हर सीजन में कम ज्यादा होती है। गर्मियों में इसकी मात्रा कम हो जाती है। इस पर की मोटाइलिटी 0 से +5 ग्रेडिंग की होती है। इसकी जो मोटाइलिटी वो है वो 0 से 5 ग्रेडिंग तक की इसकी मानी जाती है। सीमन में लहरें काउबूल जितनी तेज नहीं होती। गर्मियों में सीमन के स्पर में मोटाइलिटी कम हो जाती है। जो गर्मी होती है उस टाइम पर इसकी सीमन की मोटाइलिटी कम हो जाती है। अब देखते हैं कि बफेलो बुल गर्मियों की तुलना में सर्दियों में सीमन क्वालिटी व मात्रा बेहतर देता है, क्योंकि वो सर्दियों के संवेदनशील है और बफेलो बुल से गर्मियों में उससे सहन नहीं होती। बफेलो बुल में स्पर्म कंसंट्रेशन 631 से 1034 मिलियन प्रति ml होती है। 631 से 1034 मिलियन प्रति ml होती है। मुर्रा में औसत 1140 मिलियन प्रति ml दर्ज की गई है। जो मुर्रा नस्ल होती है उसमें 1140 मिलियन प्रति ml दर्ज की गई है। भारत में उत्तरी इलाकों में सर्दियों में स्पर्म कंसंट्रेशन कम होती है और स्प्रिंग सीजन यानी फरवरी से अप्रैल तक ज्यादा होती है। भारतीय बफेलो बुल के सीमन में 3 से 17% तक एबनॉर्मल स्पर्म पाए जाते हैं, जबकि मिस्र के बफेलो बुल में 15 से 32% स्पर्म बफेलो एबनॉर्मल स्पर्म पाए जाते हैं। अब देखते हैं कृत्रिम गर्भाधान क्या है। भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान की वही विधि प्रयोग में ली जाती है जो गायों में की जाती है। वही विधि है जो गायों में करते हैं वही भैंसों में करते हैं। ये सिलिकॉन में अलग करेंगे नहीं, वही करेंगे। लेकिन भारत में गायों की तुलना में भैंसों में एआई उतनी लोकप्रिय व सफल नहीं हो पा रही। गायों की तुलना में भैंसों में एआई ज्यादा सफल नहीं हो पा रही। इसके कई कारण होते हैं। वो कारण आपको पता ही है। एक तो हीट का पता नहीं लगता है। अन्य जेनाइटल ऑर्गन्स में बीमारी हो जाती है। अनाप शनाप उस टाइम पे हीट के समय हार्मोन्स इंजेक्शन देते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं। ऐसे इनकी वजह से वो ज्यादा विकसित नहीं हो रही। और अब देखते हैं कि भैंस का साइलेंट हीट में आना, कि कई बार भैंस साइलेंट हीट में आ जाती है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि भैंस साइलेंट हीट में कैसे आती है, कि भारत में ज्यादातर भैंस साइलेंट हीट के लक्षण प्रकट करती है, जिसके कारण पशुओं व इंसेमिनेटरी हीट के समय का पता नहीं लगा पाता है। पशुपालक और इंसेमिनेटरी हीट का पता नहीं लगा पाते। इसके अलावा तेज गर्मी व सर्दी के कारण हीट के व्यवहार और लक्षणों में भी काफी बदलाव आ जाते हैं। तेज गर्मी में कंसेप्शन रेट भी बहुत कम हो जाती है। इसके लिए एआई के नतीजे गाय जितने अधिक सफल नहीं मिल पाते, इसलिए ज्यादा सक्सेस नहीं होती। तो इसमें भी काफी नुकसान होता है, क्योंकि पशु को पता नहीं लगता कि कब ये हीट में आ गई और ना ही इंसेमिनेटर को पता लगता है। कब नहीं लगता है? साइलेंट हीट में। अब देखते हैं कि भारतीय परिस्थितियों में 80% भैंसे अक्टूबर से मार्च तक और 20% भैंसे अप्रैल से सितंबर के महीनों में हीट में आती है। तेज गर्मी व उमस के कारण भैंस के जेनाइटल ऑर्गन्स की सेक्सुअल एक्टिविटी काफी कम हो जाती है। भैंसों में हीट खत्म होने के 4 से 30 घंटे बाद ओवुलेशन होता है। जो भैंसों में हीट खत्म होती है उससे 4 से 30 घंटे बाद ओवुलेशन होता है।
हीट के बाद 11.5 घंटे बाद ओवुलेशन होता है, जिससे एस्ट्रस साइकिल का औसत समय 36 घंटे होता है। इसमें एस्ट्रस साइकिल पूरी होने के 24 घंटे पहले ही अंडाणु फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जो अंडाणु होते हैं वो 24 घंटे पहले ही फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ए या नेचुरल मैटिंग के बाद बफेलो सीमन में स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब्स के अगले भाग तक पहुंचाने में औसत 3 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी नेचुरल मैटिंग या एआई के बाद बफेलो सीमन में स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब के अगले भाग तक पहुंचाने में कितना टाइम लगता है? 3 मिनट से 3 मिनट 20 सेकंड। जहां 36 से 48 घंटे तक जीवित रहते हैं और इतना ही समय गाय में लगता है। अब देखते हैं कि पशु के हीट के लक्षण कैसे कैसे व्यवहार में दिखती है, वो आपको मैं डायग्राम के द्वारा बताता हूं। ये तो है बिफोर हीट, ये झुंड है तो झुंड से अलग रहती है वो पशु। सेकंड होता है मिड हीट, इसमें पशु दूसरे पशु को चढ़ने की अनुमति दे रही है ना। और ये होती है लेट हीट, इसमें सामान्य व्यवहार रहता है, इसमें पशु सामान्य व्यवहार पे आ जाता है। और ये होती है मिड हीट, इसमें मादा पशु नर पशु को अपने ऊपर चढ़ने की अनुमति देती है। जैसे कि ये देखो, ये होती है बिफोर हीट, 6 से 10 घंटे की सामान्य व्यवहार। ये होती है वही मिड हीट आ जाती है, इसमें 18 घंटे की होती है, देखो माउंटिंग पे दे रहा है ना। और ये होती है लेट हीट आ जाती है, इसमें वही सामान्य व्यवहार। और ये होती है एग ऑफ लाइफ ऑफ एग, ये होती है 6 से 10 घंटे की, इसमें कुछ नहीं है। तो इन चीजों से ये लक्षणों के अनुसार आप समझ सकते हो इन डायग्रामों के द्वारा।